हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। और ये प्राची जो बुक है, प्राची पब्लिकेशन की जो किताब है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। एनसीईआरटी वाला तो अभी मैंने बनाया नहीं है, लेकिन फ्यूचर अगर आपको नीड होगा तो आप बता देना, मैं उसका भी लेक्चर ले आऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है आपकी किताब में, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। सो प्रियम्बल, ठीक है ना, प्रियम्बल क्लियरली स्टेट कर रहा है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए कोई पुअर है, कोई रिच है, लॉ के सामने वो क्या है, दोनों ही बराबर है। ठीक है ना, इक्वल है। अपॉर्चुनिटी भी होगी, वो सबके लिए क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना। यानी कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ना तो कास्ट के बेसिस पे, ना तो रिलीजन के बेसिस पे, ट्राइब्स के बेसिस पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने बैचलर डिग्री ली हुई है, और दूसरा भी पर्सन जो है वो बैचलर डिग्री लिया हुआ है, लेकिन ये किसी और रिलीजन का है, ये किसी और रिलीजन का है। मान लो कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है। ठीक है ना। तो इस बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि नहीं सिर्फ जॉब्स जो मिलेंगे वो हिंदूज को मिलेंगे या मुस्लिम्स को मिलेंगे। ठीक है। दूसरी बात क्या है, कास्ट के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो मार्जिनलाइज जो ग्रुप्स हैं, इसके बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, कुछ प्रोविजंस बनाया है। ठीक है ना। वो प्रोविजंस हम देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट shall not discriminate against any citizen on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। तो इनके बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक स्पेशल मेजर्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। यानी उनके एडवांसमेंट के लिए कुछ स्पेशल मेजर्स लिए जा सकते हैं, जिसमें वन ऑफ द क्या है, आपका जो रिजर्वेशन वगैरह हैं वो स्पेशल मेजर ही है कि उनको आगे बढ़ाना है, उनके लिए स्कीम्स बनाए जाते हैं। तो आप कुछ भी स्पेशल मेजर्स बना सकते हैं, किनके लिए, एडवांसमेंट के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। थर्ड है, द स्टेट्स ऑफ बिहार, एमपी, उड़ीसा आर आस्क्ड टू अपॉइंट स्पेशल मिनिस्टर टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। यानी जो बैकवर्ड कास्ट हो या फिर आपके शेड्यूल कास्ट के हों, शेड्यूल ट्राइब के लिए हो, इनके लिए आप एक स्पेशल मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, जो उनके वेलफेयर, कल्याण के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्यों किया जा रहा है, ये स्पेशल अटेंशन उनको दिया जा रहा है जो क्या है, हमारे कंट्री में मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं। ठीक है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए स्पेशल ऑफिसर फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स हु इन्वेस्टिगेट्स मैटर रिलेटिंग टू दीज क्लासेस एंड रिपोर्ट्स ऑन द वर्किंग ऑफ दिस मेजर्स टू प्रेसिडेंट। तो देखिए, कमीशन के बारे में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनके भी कमीशंस हैं। ठीक है ना। तो ये कमीशंस क्या करते हैं, पूरा देखते हैं कि इनसे रिलेटेड क्या इनके लिए पॉलिसीज बनी, क्या इनका एडवांसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इनकी इकोनॉमिक जो लाइफ है वो चेंज हुई या नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हुआ या नहीं हुआ है। और वो रिपोर्ट फिर क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट को सबमिट किया जाता है। ठीक है ना। अगर आप लोग अभी तो बहुत छोटे हो, लेकिन आगे जब पढ़ाई करोगे सोशल स्टडीज की, तो जैसे रिजर्वेशन भी क्या था, कुछ सालों के लिए था, लेकिन वो बढ़ाया जाता है, हर 10 ईयर्स के लिए बढ़ाया जाता है। तो उसके पहले क्या होता है, ये जो कमीशन वगैरह बने हुए हैं, वो अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, और वो रिपोर्ट में देखते हैं कि इनका एडवांसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या किया जाता है, इस रिजर्वेशन को 10 ईयर्स के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिजर्व सम सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी कुछ सीट्स रिजर्व किए गए हैं। मान लो 100 सीट है, तो 100 में 10 मान लो, ये एग्जाम्पल है, 10 नहीं है, 10 मान लो हम एससी को दे रहे हैं, 10 हम एसटी को दे रहे हैं, 10 हम ओबीसी को दे रहे हैं। ठीक है, या 15 दे रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे क्या किया गया है, कुछ सीट्स रिजर्व कर दिए गए। बाद बाकी जितनी सीट्स हो गई, जैसे 15, 10, 25, 35,
अब 35 को छोड़ के जितनी सीट्स बची वो क्या हो गई, कितना हुआ था, 10, 20, 30, 35 हुआ था, तो 65 बच गया। तो 65 सीट्स क्या कहलाएंगे, अनरिजर्व कहलाएंगे, ठीक है ना। यानी इन पे अब कोई भी आ सकता है, वो सबके लिए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यानी हमारे कंट्री, याद रखना, जो हमारे सिटीजन है हमारे कंट्री के वो तो हमारे सिटीजन्स हो गए, बाहर के जो हो गए उसे एलियन या फॉरेनर हम बोल देते हैं, ठीक है। द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैव यूज्ड दिस गारंटी इन टू वेज। तो फर्स्ट क्या है, दे हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन बाय देम बाय लेइंग स्ट्रेस ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, कि उनको जो राइट्स मिले हैं उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस देने के लिए कहा गया है, वो आप समझेंगे आगे क्यों। They have insisted the government to frame new laws and policies to protect them from injustice। यानी हो क्या रहा था कि राइट्स तो दे दिए गए थे, इक्वालिटी की बात तो कही गई थी, लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा था, ठीक है ना। उनकी जो डिग्निटी थी, ठीक है ना, जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो हो नहीं रही थी। तो फिर हुआ क्या वो देखते हैं। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी। अब राइट टू इक्वालिटी की मान लीजिए बात हो रही है और आप इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, कि जैसे मान लो कोई लोअर कास्ट के पर्सन है, हायर कास्ट को टच कर दे रहे हैं तो उनका धर्म खराब हो रहा है, या ऐसी चीजें जो पहले काफी चलती थी, तो उसको बैन करने के लिए आर्टिकल 17 में क्या किया गया, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया। प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल क्राइम, ठीक है ना। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपके साथ जो लॉ है, लॉ में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप पे केस लगेगा, ठीक है। द दलित्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम अटेनिंग एजुकेशन। जैसे पहले होता था किताब वगैरह पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, एजुकेशन लेने नहीं दिया जा रहा है, वो सब बंद। एंटरिंग टेम्पल्स, टेम्पल में एंटर करने नहीं, क्योंकि आप लोअर कास्ट के हैं, आप जाएंगे तो चीजें जो है वो अशुद्ध हो जाएंगी, ये सब चीजें बंद की गई। यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज भी नेक्स्ट चैप्टर आपको वही पढ़ना है, तो पब्लिक फैसिलिटीज है उन्हें भी यूज करने नहीं दिया जाता था, तो ये सब गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन किया। The Dalits insist upon two fundamental rights of the constitution so that they be treated with dignity as equal। यानी वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उन्हें भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो भी इंसान है, ठीक है। अब वो राइट्स क्या क्या है वो देखिए। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। अब इन दोनों को देखते हैं। द राइट स्टेट्स दैट ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ। लॉ के सामने क्या है, सभी बराबर है। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय स्टेट। अब स्टेट का पूरा डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, स्टेट का मतलब वो राज्य नहीं समझना है, ठीक है ना। बहुत बार लगता है मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन ग्राउंड्स पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ऑल सिटीजन्स हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। ऑल पे ध्यान दीजिए, यानी अब कोई गवर्नमेंट ने प्लेग्राउंड्स बना रखे हैं, होटल्स हैं, टेम्पल्स है, पब्लिक फैसिलिटी है, तो जो लोअर कास्ट के लोग हैं या लोअर ट्राइब्स के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, वो लोग भी जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड बाय द स्टेट। यानी स्टेट गवर्नमेंट्स है, ऐसे तो लॉ पास सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ था कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होगी कहीं पे भी। सेकेंड है राइट टू फ्रीडम। द राइट गारंटीज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन यानी ग्रुप्स बना सकते हैं। राइट टू मूव फ्रीली, कहीं भी आप जा सकते हैं। रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, कहीं पे भी आप जाके रह सकते हैं। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन और बिजनेस। देखिए अभी आप छोटे हैं तो आपके लिए इतना ही काफी है, लेकिन इन देखिए कोई भी राइट्स है ना, जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी है, ऐसा नहीं है कि फुल्ली तरीके से आपको मिला है तो आप फुल्ली तरीके से इंजॉय करेंगे। जैसे एग्जांपल दे दे रहा हूं, ऐसे ये सब आपको पढ़ना नहीं है अभी की क्लास में। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम जो आपको मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को अब्यूज करेंगे, ठीक है ना। आप किसी को अब्यूज नहीं कर सकते, ये गलत है, ठीक है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन आप बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी स्टेट में कुछ गलत हो रहा होता है, 144 धारा लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, कोई दंगा फसाद हुआ तो उस टाइम आप ग्रुप्स बना के घूम नहीं सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें फ्रीडम को थोड़ा रोका गया है। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं, राइट टू मूव फ्रीली। आप कहीं पे भी फ्रीली जा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जो आर्मी के कैंटोनमेंट्स हैं वहां आप चल जाएंगे
और बोलेंगे हमको अंदर आना है। आर्मी वाले बोलेंगे नहीं, ये कैंटोनमेंट एरिया है, जो आर्मी में सिर्फ वही अंदर आ सकते हैं। आप बोलोगे नहीं, हमें तो राइट टू फ्रीडम मिल रहा है कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं। नहीं जा सकते आप। कहीं पे वेपन्स रखे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं, वहां पे आप जाके बोलेंगे कि नहीं, मुझे राइट मिला हुआ है कि मैं फ्रीली कहीं पे भी जा सकता हूं, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये सब राइट्स के साथ भी कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्शंस, रोक होती हैं। ठीक है, लेकिन वो हायर क्लासेस में पढ़ना, हायर में समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द माइनॉरिटी ग्रुप्स इंसिस्ट अपॉन टू मेन फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और सेकंड है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, यानी जो माइनॉरिटी ग्रुप के हैं, जो कम इन नंबर्स हैं, ठीक है ना, उन्होंने इंसिस्ट किया है इन दो फंडामेंटल राइट्स पे। उसको अब देखते हैं। थ्रू दीज राइट्स द माइनॉरिटी ग्रुप्स लाइक मुस्लिम्स एंड पारसीज की भी पॉपुलेशन काफी कम है, who have a distinct religion, culture and language and have right to preserve their culture, language, script. They also have a right to establish and administer educational institution for their choice. Through these rights, the Constitution has ensured that the culture of minority group is not wiped out by the majority community. इसका मतलब समझिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई अपना जो भी रिलीजन को चुनना चाहता है वो चुन सकता है। ठीक है ना, उसको प्रोफेस कर सकता है। ठीक है ना, जो पूजा पाठ कहते हैं आप, वो कर सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। दूसरा क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब एक बात समझिए, जो माइनॉरिटी ग्रुप है, कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप ले लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए पारसी है, ठीक है, अभी मैं रिलीजन के बेसिस पे समझा रहा हूं, फिर एजुकेशन के बेसिस पे समझाऊंगा। अब पारसी हैं, ये कम इन नंबर्स हैं, ठीक है, तो इससे रिलेटेड वो क्या कर सकते हैं? कोई स्कूल्स ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना, कि भाई हमारे धर्म की जो चीजें हैं वो लोग भूलते जा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता हूं। देखो, इसी के बेसिस पे आपके जो वो मदरसा है वो भी चलते हैं। मुस्लिम भी माइनॉरिटी में है, तो उनके क्या है? मदरसा है, जिसमें वो अपने रिलीजन की चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है, अब इसे मान लो किसी का कोई लैंग्वेज हो, हमारे कंट्री में आप जाके नेट पे सर्च करोगे और मुझे आंसर बताओगे, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज अभी भी हमारे इंडिया में है जो बहुत कम इन नंबर्स हैं। इवन उनको बोलने वाले की भी जो पॉपुलेशन है वो 85 है, सिर्फ 50 पीपल्स हैं जो उस लैंग्वेज को बोल रहे हैं। 50-70 ऐसे ऐसे भी लैंग्वेजेस हैं, तो उसे तो हमें प्रमोट करना होगा, प्रिजर्व करना होगा, बचा के रखना होगा, कि उसके जो नेक्स्ट जनरेशन है, यानी जो 50 लोग हैं, उसके जो नेक्स्ट जनरेशन के लोग हैं, वो भी उस लैंग्वेज को बोल पाए। तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं? प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिसीज एंड द लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड। To promote social justice and implement provisions of the Constitution, the central and state governments makes laws, policies and scheme for the marginalized section of our society. यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो मार्जिनलाइज जो ग्रुप है हमारे, उनके लिए कुछ लॉज बनाते रहती हैं, पॉलिसीज बनाती हैं और स्कीम्स भी बनाती हैं। ठीक है, और ये सब जो बन रहा है वो रिकमेंडेशन ऑफ एन कमिटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, जो क्या कर रहा है? डाटा कलेक्ट कर रहा है, सर्वे कलेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई ये ए ग्रुप है, तो कोई कमिटी होगी, कोई ग्रुप होगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रहा है? डाटा को कलेक्ट कर रहा है, सर्वे कर रहा है कि आप कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, आपने कितना एजुकेशन ले रखा है। ठीक है ना, तो ये सर्वे कलेक्ट कर रहा है, फिर ये रिपोर्ट दिया जाता है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को कि देखिए इनकी हालत ऐसी ऐसी है, ये चेंज आया है या ये चेंज नहीं आया है, अब इसके हिसाब से आप नया लॉ बनाइए, या आप इस हिसाब से कोई नई स्कीम बनाइए या पॉलिसीज बनाइए। ठीक है, सम ऑफ द पॉलिसीज मेड बाय द सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट किसका? मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए कुछ चीजें बनाई गई, वो हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है? हॉस्टल फैसिलिटीज। तो इन ट्राइबल एरियाज और एरियाज हैव ए लार्ज दलित पॉपुलेशन, द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड फ्री और सब्सिडाइज हॉस्टल्स। कुछ जगह पे क्या मिलेंगे आपको? फ्री मिलेंगे, और कुछ जगह पे क्या है? सब्सिडाइज रेट है। यानी कि मान लीजिए उस रूम का या उस हॉस्टल का फी होना चाहिए वो 2000 होना चाहिए, लेकिन आपसे 200 रुपया ही लिया जा रहा है। ठीक है, तो दलित और आदिवासी कम्युनिटीज के लिए दिस हैज इनेबल्ड देम टू यूज एजुकेशनल फैसिलिटीज दैट आर नॉट अवेलेबल इन देयर लोकेलिटीज। तो उनके लोकेलिटीज में ये सारी फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए ऐसा हॉस्टल फैसिलिटीज उनको दिया गया है। सेकेंड है द रिजर्वेशन पॉलिसी। इसके बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले ऊपर में बताया
इन दीज सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर द दलित्स, आदिवासी एंड अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे IITs, IIMs हो गए, गवर्नमेंट कोई कॉलेज हो गया, ठीक है, तो आप वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स भी हो गए, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें भी सीट्स रिजर्व किए गए हैं, आप उसमें भी जाके जॉब ले सकते हैं, ठीक है, सीट्स रिजर्व है। अगर उन सीट्स पे कोई नहीं आएगा तो वो जॉब किसी को नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट है, दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द अपर कास्ट पीपल इन दीज एरियाज एंड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन। तो जो अपर कास्ट ने स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रखा था उन सारे पोस्ट पे, जो बड़े बड़े पोस्ट थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, उसमें ज्यादातर जो अपर कास्ट के लोग ही थे, तो जो मार्जिनलाइज ग्रुप है वो भी उसमें आ सके, इसीलिए सीट्स को क्या किया गया, रिजर्व किया गया। रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स हैज इनकरेज एंड गिवन न्यू अपॉर्चुनिटीज टू द मार्जिनलाइज टू लर्न, टू वर्क, डेवलप न्यू स्किल्स एंड अचीव हायर एजुकेशन। अब देखिए, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, एक तरफ मान लीजिए IIT कॉलेज है, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कोई ट्राइब है, दो एग्जांपल ले लेते हैं, एक ST है, एक SC है, इसके भी दो स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले लिए और इसके भी दो स्टूडेंट एडमिशन ले लिए। तो इनके जो यंगर यानी जो नेक्स्ट जनरेशन के लोग आएंगे उनको बोलेंगे कि देखो हमारे पास ऐसी ऐसी फैसिलिटीज है, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारा यहाँ पे एक बार एडमिशन हो गया तो तुम्हारा लाइफ अच्छा होगा, ठीक है। या दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं गवर्नमेंट जॉब का, यहाँ पे भी मान लो दो लोगों का हो गया। तो एक तो इनकी, ये दो बच्चे यहाँ पे हैं, दो बच्चे यहाँ पे, दो बच्चे यहाँ, इन 6 की लाइफ तो चेंज हुई इकोनॉमिकली, खासतौर पे इकोनॉमिकली और एजुकेशनली इनकी लाइफ चेंज हुई। अब इनके जो नेक्स्ट जनरेशन के आएंगे उनकी भी लाइफ क्या होगी, अच्छी होगी, वो उनको अच्छा नॉलेज, अच्छा स्कूल वगैरह प्रोवाइड करा सकेंगे और समझा पाएंगे कि एजुकेशन कितना जरूरी है, ठीक है ना। तो अपलिफ्टमेंट हो रहा है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है, for implementation of this policy, the central and the state governments prepare a list of scheduled caste, scheduled tribe and other backward caste. The students applying for reservation in the educational institution and person applying for government jobs are required to produce proof of their caste and tribe. तो आपको जो मिल रही है सीट्स जो रिजर्व किए गए हैं वो कास्ट और ट्राइब के बेसिस पे किए गए हैं, इसलिए आपको प्रूफ में देना पड़ता है, ठीक है ना, वो बनवाना पड़ता है कास्ट सर्टिफिकेट जिसमें आपका कास्ट या ट्राइब के बारे में दिया हो, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है टू फॉर्म कास्ट एंड ट्राइब सर्टिफिकेट, ऑल द कास्ट एंड ट्राइब दैट आर लिस्टेड इन द गवर्नमेंट लिस्ट अवेल द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी ऑन सबमिशन ऑफ प्रूफ। तो आप सबमिट कर देंगे तो आपको वो रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कट ऑफ मार्क्स। द गवर्नमेंट हैज डिफाइंड ए सेट ऑफ कट ऑफ मार्क्स फॉर एडमिशन इन कॉलेज, specifically in Institute of Professional Education. All the Dalit and the tribal candidates who have secured marks above the cutoff can take admission in these institutes. Government also offers special scholarship to these students. अब इसको समझिए, कट ऑफ मार्क्स, देखिए कट ऑफ मार्क्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कोई एग्जाम है, 100 मार्क्स का एग्जाम है, तो बोला क्या गया है कि जो अनरिजर्व है या जनरल सीट जो है, अगर आप इसका 50% लाते हैं यानी 50 मार्क्स हो गया, SC के लिए है मान लीजिए 45 और ST के लिए है 40, ठीक है। और मान के चल रहा हूं मैं कि 6 सीट्स हैं, ठीक है, 6 सीट्स हैं, इस चीज को समझ लीजिए, आगे काम भी दे सकता है आपको। 6 सीट्स हैं, ठीक है ना। तो देखिए 50 आप ले आए, 3 बच्चों ने एग्जाम दिया, एक ने लाया है 51, एक ले आया है 50 और एक लाया है 53। तो देखिए ये तीनों कट ऑफ से बाहर है, तीनों कट ऑफ से ज्यादा लाया है, लेकिन अब अब 2 सीट ही है, इसका 2 सीट है, इसका 2 सीट है, इनका 2 सीट है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 सीट्स 2 सीट्स 2 सीट्स, ठीक है। तो यहाँ 50 का नहीं होगा, 51 और 53 का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे 45 है, एक ने 47 लाया है, एक ने 49 लाया है, एक 51 लाया है, तो यहाँ 47 वाले का नहीं होगा, सिर्फ 2 सीट्स है, तो 49 और 51 जो लाया है, यानी कट ऑफ मार्क्स सिर्फ क्लियर करने से जॉब नहीं मिलती है, पॉपुलेशन के हिसाब से, सीट्स के हिसाब से जो उसमें हाईएस्ट लाया होगा उनको वो सीट्स मिल जाते हैं, ठीक है। थर्ड है कि यहां मान लो 59 ना करके मैं 50 कर देता हूं, ठीक है। एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है वो भी समझा दूंगा। नेक्स्ट है 40 है, तो मान लीजिए कोई 41 लाया है,
45 लाया है और 53 लाया है। ठीक है, तो यहां पे भी इसका हो जाएगा, सॉरी इसका नहीं होगा, यानी 41 वाले का नहीं होगा, 45 और 53 वाले का हो जाएगा। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, 53 वाले का यहां भी हो सकता है और यहां जनरल सीट का मतलब है कि वो सबके लिए है। तो यहां पे जो 50 कट ऑफ रखा गया है, तो 53 वाला सबसे ज्यादा है, यहां पे भी 53 वाला सबसे ज्यादा है, तो इसका भी होगा और इसका भी होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो अगर इसका जनरल के कट ऑफ से ज्यादा आ रहा है तो ये उस सीट्स को भी जाके ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो जनरल सीट है, जनरल सीट का मतलब है अनरिजर्व, वो किसी का नहीं है, जो अच्छा मार्क्स लेगा उसका उसमें होगा। ठीक है ना, लेकिन इसके लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989. The Dalit and the tribal groups demanded that the government should look into the ill treatment and the humiliation faced by them in everyday life. The Scheduled Caste and Scheduled Tribe, the act बनाया गया was intended to prohibit discrimination, prevent atrocities, hate crimes against the Scheduled Caste and Scheduled Tribe. The law thus seeks to punish as well as influence our way of action and thinking. देखिए क्या हो रहा है, ये सारी चीजें पॉलिसीज वगैरह चलाई जा रही है, रिजर्वेशन वगैरह भी दिया जा रहा है, बट फिर भी उनके साथ क्या हो रहा है, इल ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं कोई हेटरेट फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस चीज को समझना जरूरी है। जैसे अभी तो हमने पढ़ाई ये की कि सर मान लीजिए दो बच्चा तो गया था आईआईटी में, दो बच्चा गया, मान लो दो बच्चा एससी का था, दो बच्चा एसटी का था, दोनों आईआईटी गए। ठीक है, मान लीजिए दूसरा क्या, दो बच्चे कहाँ गए थे, गवर्नमेंट जॉब में गए थे। लेकिन इन प्लेसेस पे जाके मान लीजिए इनसे जो अपर कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट हो या फिर ओबीसी वाले हों, ओबीसी को भी रिजर्वेशन है, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जांपल में ओबीसी अभी नहीं लिया है, इसीलिए बस एग्जांपल के लिए अभी इन दोनों को यूज कर रहा हूँ। अगर ये दोनों ही इनको ह्यूमिलिएट करें, इनके साथ बदतमीजी करें, गलत बोलें कि तुम्हारा तो रिजर्वेशन से हो गया है, ये हो गया है, तो ये ह्यूमिलिएशन इनको एवरीडे लाइफ में फेस करना पड़ रहा है। ठीक है ना, क्राइम्स होते हैं कास्ट के नाम पे। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया कि अगर उनके साथ कोई इल ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई ह्यूमिलिएट कर रहा है उनको, तो वो भी क्या है, उनको भी जो भी अगर एफआईआर हो जाता है तो उनको भी पनिश किया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये सब किया क्यों जा रहा है कि ये जो मार्जिनलाइज ग्रुप के लोग हैं, ये इन्हें डिग्निटी मिले और ये सब भी इक्वल है, तो इक्वालिटी का ट्रीटमेंट हो इनके साथ। देखो अब तो जैसे मान लो, जैसे ये दो दो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बाद बाकी चार लोग हो गए ना, मान के चलना 96 और बच्चे हैं, ये 96 और प्लस 4, ये सब तो आईआईटीएन ही कहलाएंगे ना, तो सब तो इक्वल हो गए। फिर तुम ऐसा कास्ट के बेसिस पे क्यों इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, है तो सभी आईआईटीएंस, तो फिर तुम क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया गया है। अगर वो नहीं हो पाएगा, उसके साथ गलत ही होगा, इल ट्रीटमेंट ही होगा, तो वो क्या माना जाएगा, पनिशेबल माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द एक्ट्स लिस्ट मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन दैट आर बोथ फिजिकली horrific and morally reprehensible. It seeks to punish those who force a member of scheduled caste or scheduled tribe to drink or eat any inedible, और यानी होता है ना जबरदस्ती उनको अल्कोहल ड्रिंक करवाना, जैसे कैसे रैगिंग होती है, ये सब देखो पहले हुआ है काफी ज्यादा, इसीलिए ऐसे एग्जांपल्स लिए गए हैं बुक्स में। ठीक है ना, मान लीजिए कोई अपर कास्ट का पर्सन है, जबरदस्ती बोल रहा है कि ये चीज खाओ, ये चीज पियो, ठीक है ना, तो ये गलत है। ठीक है ना, तो फिजिकली और मोरली आपको उन्हें ह्यूमिलिएट नहीं करना है। फोर्स अ पर्सन ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू रिमूव हिज हर क्लोथ्स और परेड हिम हर नेकेड और पेंट हिज हर बॉडी और फेस और कमिट एनी सच एक्ट दैट इज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी, यानी ह्यूमन के रिस्पेक्ट के हिसाब से अगर आप कुछ वैसा उनको करने बोल रहे हैं कि आप कपड़े खोलो, परेड करके दिखाओ, नाच के दिखाओ, ठीक है ना, एक तरह की, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया रैगिंग टाइप का, कि ये करवाया जाता था बहुत ज्यादा। ठीक है ना, एंटरटेन करो हमें, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिजिकली या मोरली ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ काम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है,
The act also lists actions that disposes, deprive of authority the Dalits and the Adivasis of their meager resources or force them to become slave labor. The act seeks to punish those who forcefully occupy or cultivate or get transferred any land owned by or allocated to a member of scheduled caste or scheduled tribe. पहले ये समझिए, मियागर रिसोर्स यानी उनका जो एक तो कमी है उनके पास। अब आप उनको या तो स्लेव लेबर यानी कि मेरे घर पे आके काम करना होगा, तुम छोटे कास्ट के हो, ये काम तुम्हारा ही करने वाला है, तुम्हें यही करना है, ये गलत है। दूसरा चीज क्या है कि मान लीजिए कोई एरिया, ये एरिया है, ये अलॉट किया गया है कि एसटी वाले लोग यहाँ पे रहेंगे, वो लैंड आप हड़प ले रहे हैं जबरदस्ती, या पेपर पे कुछ लूप फॉल करके मैनिपुलेट करके वो जमीन आप खरीद ले रहे हैं, ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये सब गलत है। नेक्स्ट है द एक्ट स्टेट्स दैट crimes against Dalit and the tribal women are of specific kind and prescribes punishment for those who assault or use force or dishonor any woman belonging to scheduled caste or scheduled tribe। यानी scheduled caste की जो वुमेन्स हैं या ट्राइब की जो वुमेन्स हैं, उनके साथ कुछ भी गलत करना सही नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे पर्सन्स को भी क्या किया जाएगा, जो लॉ है वो पनिश करेगा। ये सब देखो एक ही लॉ के सारे चीजें दी गई हैं। द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, उसी के सारे ये सब दिए गए हैं कि अगर आप ऐसा ऐसा करते हो तो ये सब पनिशेबल है, ठीक है ना। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये सब पनिशेबल है, ये सब नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। एक फोटो भी लगी है, आप देख के समझ पा रहे होंगे। रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ कैरिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा, ठीक है ना, जो ह्यूमन वेस्ट है, ऑन द हेड्स बाय स्वीपर्स, ये जो क्या बोलते हैं नाली वगैरह है, ड्रेन्स वगैरह है, उसको साफ करते हैं, सर पे ले जाके किसी प्लेस पे रखते हैं। ए मैनुअल स्कैवेंजर इज द पर्सन हु डज द जॉब ऑफ कैरिंग द फ्लिथ, दिस प्रैक्टिस हैड बीन टेकन प्लेस इन आवर सोसाइटीज फॉर सेंचुरीज, सेंचुरीज से ये काम हुआ है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना, देखो ये टॉपिक उससे कहीं ना कहीं रिलेट करता है, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनसे भी काफी प्रेशराइज करवा के ये काम करवाया जाता था पहले के टाइम पे, कि मान लो तुम्हारी तो कास्ट ही यही है, तुम्हें तो यही काम करना है, जाओ ये काम करो, हम लोग ये काम थोड़ी करेंगे, तुम्हारा काम है ये सब करना। तो काफी प्रेशर दे के भी बहुत सारे विलेजेस में ये काम करवाया जाता था दलित्स वगैरह से, ठीक है ना। तो ये गलत था, ठीक है। और मॉडर्न टाइम, अभी के टाइम में भी देखा जाए, देखो पहले क्या बोला है, सोसाइटीज फॉर सेंचुरीज, पहले के टाइम पे ये बहुत हुआ है, लेकिन मॉडर्न टाइम में भी देखा जाए तो करवाया जा रहा है, ठीक है। अब कास्ट के बेसिस पे नहीं करवाया जा रहा है, लेकिन करवाया जाए, जो पढ़े लिखे नहीं है वो ये काम करेंगे। लेकिन मेरा मानना है, आगे भी पढ़ेंगे, क्यों करना है। देखो क्या है ना, ये गटर वगैरह में जो जा रहे हैं, प्रॉपर सूट होना चाहिए, प्रॉपर वो ड्रेसअप होना चाहिए, क्योंकि देखिए वो गटर है ना, उसमें इतने गंदगी है, कितने वायरसेस बैक्टीरिया होंगे उसमें से, जो डिजीजेज होंगे वो कितने घातक डिजीजेज उनको लग सकते हैं, जिसका कोई क्योर नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो सब वो एक्सक्रीटा है, ठीक है ना, उसमें कितने तरीके के गैसेज होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए काम काफी सब ह्यूमन टाइप का है। The manual scavengers work in subhuman conditions of work life. They are exposed to serious infection, अभी बताया मैंने, that affect their eyes, skin, respiratory and gastrointestinal systems, ठीक है। तो ये सारे systems को खराब करता है। They are very paid very less in comparison to their work, तो जितना वो काम कर रहे हैं, जितना वो मेहनत कर रहे हैं ना, उस हिसाब से उनको जो पेमेंट मिल रहा है वो भी काफी कम है। नेक्स्ट है मैनुअल स्कैवेंजर्स वर्किंग इन अर्बन म्युनिसिपैलिटीज अर्न ओनली अबाउट 200, देखिए पैसा तो कम मिल ही रहा है, लेकिन अर्बन एरिया में, अर्बन म्युनिसिपैलिटी में उनको भी 200 रुपए पर डे मिल रहा है, यानी एक दिन पूरा काम करेंगे ये वाला और उनको मिलेगा कितना, सिर्फ 200 रुपीज। दोज इन प्राइवेट कंपनीज आर पेड मच लेस, और जो प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं उनको इससे भी कम मिल रहा है। दे जनरली लिव इन ए सेटलमेंट्स ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, सेटलमेंट्स यानी ये गांव है, उसके बाहरी हिस्से में ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं या रहते हैं। दे जनरली, although untouchability has been abolished by the constitution, they are still considered untouchables in many parts of the country। untouchability को प्रैक्टिस भी नहीं करना है और एबॉलिश भी कर दिया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बट फिर भी ये बहुत सारे गांवों में, मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन गांव में ये अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है ना।
या आप लोग जानते हो तो ठीक है, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वो जानते होंगे कि एक तो पहली बात है ये गांव के बाहर रहते हैं, ठीक है ना, आउटर एरियाज में रहेंगे। ऊपर से अगर ये आ जाते हैं तो नीचे बैठाया जाता है इनको। जो हमारे घर के बर्तन हैं उस बर्तन में उन्हें खाना नहीं दिया जा सकता, उनके लिए अलग बर्तन होंगे। ये सब डिस्क्रिमिनेशन आज भी हो रहा है विलेजेस वगैरह में, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, दे आर डिनाइड एंट्री टू टेम्पल्स, होम्स ऑफ अपर कास्ट, यूज ऑफ पब्लिक वाटर फैसिलिटी। तो ये देखिए अभी भी न्यूज वगैरह आप देखते होंगे तो वहां पे होता होगा कि दलित वगैरह टेम्पल्स में चल गए, उनको किसी ने मार दिया, अब्यूज कर दिया, ह्यूमिलिएट कर दिया गया। तो ये सब गलत है। भगवान पे अधिकार जो है सिर्फ अपर कास्ट वालों का नहीं है, सभी का है, सभी के भगवान है, इंसानों के भगवान है वो। होम्स ऑफ अपर कास्ट के घर में घुस नहीं सकते, घुस रहे हैं तो चप्पल पहन के नहीं जाएंगे, हाथ पैर धो के जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होती हैं अभी भी विलेजेस में। यूज ऑफ पब्लिक वाटर फैसिलिटीज, तो पब्लिक वाटर फैसिलिटीज जहां है उसको यूज नहीं कर सकते, उसका एक्सेस नहीं है उनके पास, ठीक है। नेक्स्ट है, मैनुअल स्कैवेंजर्स आर कॉल्ड बाय different names in different states like Bhangis in Gujarat, Pakis in Andhra Pradesh, Sikalyars in Tamil Nadu। तो डिफरेंट यानी डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट इनके नेम है। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 की, वो ये एक्ट क्या बता रहा है कि प्रिवेंट करना है द यूज ऑफ ड्राई लेट्रिन्स। इट एम टू रेगुलेट द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सील लेट्रिन्स होने चाहिए, ठीक है ना। द एक्ट हैज प्रोविज, क्योंकि वो ड्राई रहेगा फिर उसको उठाने का किसी को काम देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इसलिए क्या रहेगा, वो वाटर सील रहेगा, यानी फ्लश आउट हुआ, वो चला गया, वहां से फिर कहीं और ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कोई पर्सन इस चीज को उठाने का फेंकने का काम नहीं करेंगे। द एक्ट हैज प्रोविजंस टू पनिश फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्कैवेंजर्स और द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स। एम्प्लॉयमेंट भी नहीं देना है ऐसे ऐसे कामों के लिए किसी को, और कंस्ट्रक्शन भी नहीं होना चाहिए ड्राई लेट्रिन्स का। विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, 1 साल की जेल हो सकती है। In 2004, the Supreme Court heard a petition filed by Safai Karamchari Andolan along with the 13 other organizations and individuals. On hearing their petition, Supreme Court observed that the number of manual scavengers had increased. ये ध्यान देने वाली बात है। Since the passing of law 1993, यानी आपने लॉ जो बनाया है वो रोकने के लिए बनाया है, और उल्टा क्या हो रहा है, स्कैवेंजर्स की जो संख्या है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, यानी कहीं ना कहीं लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा है। सो द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट केम इनटू फोर्स 6 दिसंबर 2013। फिर एक नया कानून आया। डिस्पाइट ऑल दिस प्रोविजंस द प्रॉब्लम हैज नॉट बीन सॉल्व्ड येट। अभी तक ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। एक्चुअली द इनएबिलिटी, देखिए, inability of the state to provide an alternative employment has resulted in many people going back to their old work. According to official estimate, more than 3 lakhs manual scavengers still carry night soil। यानी कि अब ये inability किसकी है, स्टेट की, ठीक है ना, गवर्नमेंट की, कि आप अभी तक ये जो काम था इसका कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं बना पाए, ठीक है ना। अब उन लोगों को क्या करना पड़ रहा है, बैक टू, मतलब अगर आप फैसिलिटी देते, कोई और एम्प्लॉयमेंट देते तो वो दूसरा काम करते, लेकिन आपके पास तो काम नहीं है या उसका कुछ अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है, तो इन्हें वापस से वही काम करना पड़ रहा है। तो अभी भी कितने हैं, 3 लाख लोग यही काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द आदिवासी डिमांड्स एंड द एक्ट ऑफ 1989। आदिवासीज आर ऑफन फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड्स। उनके पास जो लैंड्स होता है, अंग्रेजों के टाइम से अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें भी देखा है कि उनके जो लैंड थे उससे ब्रिटिशर ने उनको भगाया पहले। फिर मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो डैम्स वगैरह बने बहुत सारे इंडिया में, तब उनके प्लेसेस को खाली करवाया गया डेवलपमेंट के नाम पे, ठीक है। देखिए आ ही रहा है, नॉन ट्राइबल इनरोचर्स लाइक टिम्बर मर्चेंट्स, पेपर मिल ऑनर्स फॉर द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इन सब के एरियाज को आपने खाली कराया और कहीं और भेजा, कहीं और भी आपने इनको सेटल नहीं किया, बस भेज दिया है, कहीं पे काम हुआ है, कहीं पे इनको अभी तक जमीनें नहीं मिली है। द आदिवासीज आर ऑफन अनविलिंग टू लीव देयर लैंड
वो चाहते नहीं अपने लैंड्स को छोड़ना। एंड द रिसोर्सेज विच आर मेजर सोर्स ऑफ देयर लिविंग, और उसी जंगल से तो उनका घर वगैरह चलता है। Therefore, the Adivasi and the Adivasi activists like C.K. Janu have used 1989 Act to fight against dispossession. Dispossession यानी जो उनके हक का था, जो उनके हक की जमीनें थी, उसको आपने क्या कर दिया, डिस्पोजेस कर दिया कि अब उनकी नहीं रही। They demand strict punishment for those who have forcibly enlarged upper tribal lands. They believe that the act confirms their rights already guaranteed to them by constitution. Already राइट टू प्रॉपर्टी एक लॉ ही है। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, एक लॉ ऑलरेडी है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी गारंटी कर रखा है, लेकिन फिर भी उनके साथ गलत हो रहा है। दैट द लैंड बिलोंगिंग टू द ट्राइबल पीपल कैन नॉट बी सोल्ड और बॉट बाय नॉन ट्राइबल पीपल। जैसे एक ट्राइबल पर्सन दूसरे ट्राइबल पर्सन को जमीन बेच सकता है, लेकिन एक ट्राइबल पर्सन का जो जमीन है वो कोई नॉन ट्राइबल पर्सन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? बहुत सारे स्टेट्स तो अब ये काम कर रहे हैं कि जो एरिया होता है जो ट्राइबल के लिए अलॉट किया गया है, वो लैंड कोई भी बाहरी आदमी, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी पर्सन वो खरीद ही नहीं सकता, सिर्फ ट्राइबल ही खरीद सकते हैं। क्यों? क्या होता है ना, समटाइम्स बेवकूफ बना के, समटाइम्स प्रेशर में, समटाइम्स पैसे खिला के ये क्या करते हैं, ट्राइबल्स की जमीन को ले लेते हैं और फिर वहां पे अपना बिजनेस, इंडस्ट्रीज जो लगाना होता है वो लगा लेते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटीज द राइट ऑफ ट्राइबल पीपल टू रीपोजेस देयर लैंड, यानी जो उनसे जमीनें छीनी गई हैं उसको रीपोजेस वो कर सकते हैं फ्रॉम वेयर दे हैव बीन एविक्टेड, जहां से उनको हटाया गया था। C.K. Janu also demanded that in cases where the tribals have already been evicted and they cannot back to their land, they must be compensated। यानी कि आपने डेवलपमेंट, अगर ये चीज गवर्नमेंट ने की है तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला कि आपको मैं यहाँ का जमीन ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ हम डैम बनाएंगे, आपको इस जगह पे सेम इतना ही लैंड हम देंगे। गवर्नमेंट ने तो वादा कर दिया, ये बेचारे यहाँ से निकल गए, यहाँ चले गए, पता चला यहाँ पे जो जमीनें दी गई हैं वो उसकी आधी ही दी गई है, पूरी नहीं दी गई है। इधर मैं कर दे रहा हूँ, इतना बोला गया लेकिन दिया गया इतना ही, ठीक है। तो आप या तो वापस से इन्हें वहां भेज दें जहां से आए हैं, नहीं तो आप क्या करें, पूरा लैंड दें इनको, नहीं तो कंपनसेट करें। इनके जमीन का जो पैसा हो रहा है ना, उतना पैसा आप इनको दें। कंपनसेट करने का मतलब यही होता है। द गवर्नमेंट मस्ट मेक पॉलिसीज टू रिलोकेट देम टू प्लेसेस वेयर दे कैन लिव एंड वर्क। तो गवर्नमेंट को क्या कुछ पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए जिससे उन्हें दोबारा से रिलोकेट किया जाए, वो रह सकें और कुछ काम भी कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके चैप्टर में दी गई थी। आई होप एक चीज आप लोग जो 8th क्लास के बच्चे हैं वो जरूर बताइएगा कि ऐसे ये PDF जो मैं बना के लाया हूँ पॉइंट्स में, वो सही है या जो पहले जैसे मैं पढ़ा रहा था वो अच्छा लगा था आपको। तो दोनों में से जो ऑप्शन आप बोलिएगा उस हिसाब से ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ठीक है, ये चीज़ आप मुझे बताइए, उस हिसाब से फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा। अभी ये जो आपका सिविक्स है ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हिस्ट्री का भी एक चैप्टर ही पढ़ाया मैंने और ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स पढ़ाया, उसको भी मैं एक लाइन से ही कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, मन लगा के पढ़ें। कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत है, कुछ और जानना है चैप्टर रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर मैसेज करें, ठीक है। मुझे थोड़ा समय नहीं मिल पाता है, इसलिए लेक्चर्स आने में कभी कभी टाइम लग जाता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही समय मिलता है कुछ ना कुछ मैं वीडियोस बना के ले ही आता हूँ, ठीक है। सो फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।